जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो 2025 साल का आगमन हो चुका है और इस नए साल में पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने क्या संकल्प लेने चाहिए, आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संकल्प पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकारी परीक्षा का फॉर्म आए तो जा जाके निकल के फॉर्म भर दे। ऐसा ज़बरदस्ती मत करो, आम का बाग नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम, इवन स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में भी मिनिमम 6 महीने की तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। इसी चैनल पे आप पाएँगे, चाहे बिहार स्टेट सर्विस है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अलग-अलग पेपर्स का आप एनालिसिस देखो, कम से कम 6 महीने की तो तपस्या लगती है। तो जस्ट बिकॉज़ सम एग्ज़ाम हैज़ कम, बच्चों पे दबाव मत डालो कि तू जाके फॉर्म भर दे। सर। जी सर, डेफ़िनेटली। और आज की तारीख में 6 महीना नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा प्रोसेस हो गया, क्योंकि प्रोसेस में 1 साल लग जाता है। दूसरी बात ये है कि बिकॉज़ इसमें बहुत सारा पुराने चावल भी होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो मेंस इंटरव्यू तक दे के आए हैं, तो वो भी बैठ रहे हैं। तो जब नया-नया बच्चा कॉम्पिटिशन में उतरता है या एग्ज़ाम के साइकिल में आता है, तो पेरेंट्स को ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो रातों-रात 6 महीने में ख़त्म कर दे, रिज़ल्ट ला दे। तो वो ज़्यादती हो जाएगी, यू हैव टू गिव टाइम। इनफैक्ट हम यहाँ गुजरात में एक कहावत है कि भई 1000 दिन तो आपको कोई भी नए वेंचर में देने होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पंचवर्षीय योजना बना दीजिए, बट एटलीस्ट आप 1 साल का साइकिल का टाइम तो दीजिए कम से कम। और उससे एक और तकलीफ आती है सर कि ऐसा जब 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है, बहुत सारे क्रैश कोर्सेज़ लॉन्च किए जाते हैं, बच्चे उसको जॉइन करते हैं राइट सर। और उसमें वो पढ़ के फेल तो होना है। लेकिन उसमें एक अहंकार ऐसा आ जाता है कि मैंने तो सब पढ़ लिया था, तो अगले साल ज़्यादा तहज़ीब से जो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी वो भी नहीं करता कि मैंने तो सब पढ़ लिया है, और दूसरे साल भी फेल होता है। ऐसा करके जवानी के 3 साल तो बर्बाद करते हैं। राइट। दूसरा, मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने ही बच्चों के बारे में आस-पड़ोस के लोगों में, रिश्तेदारों में नेगेटिव गॉसिप करके मज़े मत लो कि मेरा बेटा तो बस फॉर्म भरते रहता है, उसका तो कुछ होना नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते रहते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में यूपीएससी का एनुअल डेटा है, 100 टॉपर्स अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें 15 ही फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, बाकी सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वाले होते हैं। अब नेगेटिव गॉसिप कर करके अपने ही बच्चों का हौसला ना तोड़िए। सर। जी सर, डेफ़िनेटली। और पेरेंट्स शुड बी द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम टू द कैंडिडेट्स अराउंड। पर बहुत बार हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ जाती है बच्चों से, जहाँ उनको लग रहा है कि हमारा बेटा पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाए, नहीं निकलेगा तो हम उसको टॉन्ट मारेंगे, सार्केज़्म करेंगे, तो उससे बच्चे ऊपर से डीमोटिवेट होते हैं। और आखिर में पेरेंट्स को ये स्वीकारना है कि वो उनका ही खून है, मतलब बेटा-बेटी जो भी है। तो दे आर देयर सक्सेसर्स, ओके। तो आप उनको जितना मोटिवेट करोगे, उनको ट्रस्ट करोगे, जिनको पॉज़िटिव वे के अंदर आप उनको पुश करोगे, तो उतना ही अच्छे से वो निखर के आएँगे। और मान लीजिए फिर भी आपके सन्स एंड डॉटर्स ना सिलेक्ट हो पाएँ, ना सिर्फ में सरकारी परीक्षा, आईआईटी, नीट कुछ भी है, तो भी मेरे ख्याल से जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा है, एवरी स्टार हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट। तो हर एक का अपना समय आता है, अपनी खूबियाँ होती हैं। आप इसको जज ना करें कि बस एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस नए वर्ष पर अनअकैडमी लेके आए हैं अभूतपूर्व 60% ऑफ कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी 12 महीनों में केवल 23,499 में और 18 महीने में 24,999 में, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए मेंस टेस्ट सीरीज विथ आंसर इवेल्युएशन आपका होगा, डाउट रेजोल्यूशन भी है, सी सेट्स का पेपर भी इसमें पढ़ाया जाएगा, और ये सब कुछ आपको मिलता है विथ अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस मतलब टर्म्स कंडीशन ये है कि अगर आप 2026 की प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते, तो फिर आपको 1 साल एक्स्ट्रा 2027 भी हम फ्री में एक्सटेंड करके देंगे। लेकिन शर्त है कम से कम 400 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्रीलिम और मेंस के टेस्ट आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लिखे होने चाहिए, तब आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम और ज़्यादा एक्सटेंड करके आपको देंगे। तो बिल्कुल लाभ उठाइए इस ऑफ़र का, मिस नहीं हो जाए। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। और ये अनअकैडमी एक प्रकार से नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे बैचेज़ आपके अनलॉक हो जाते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। हर बैच के लिए अलग फ़ीस नहीं देनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी लाइव लेक्चर्स हमारे शुरू हो रहे हैं लाइव बैचेज़ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी। इसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मित्रों, अगर आपने मेंस 2024 क्लियर किया है और अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी का लास्ट माइल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिंक में दी है। तीसरा रेजोल्यूशन आप ये लीजिए कि मेंटल हेल्थ कोई सामान्य चीज़ नहीं है। आजकल ये हमेशा जो पुरानी पीढ़ी के लोग, क्या हमारे ज़माने में तो हम मजबूत दिल के थे, या क्या होता है छोटी बात में तुम तो डर गए, डिप्रेस हो गए, और कुछ बार ज़्यादा और उसको टॉन्ट मारते हैं, मैं कमाता हूँ तुम कमा के दिखाओ। तो ये सब जो आप टॉन्ट मारते रहते हैं, बच्चे का जो डिप्रेशन है और बाकी चीज़ें और
गंभीर हो जाती हैं। कोरोना और उसके बाद जो सोशल आइसोलेशन और उसके बाद जो बच्चे आज आप देख रहे हैं, वो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो आप उनको क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं? यू आर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ की समस्या है तो उसका ठीक से मतलब इलाज करवाया जाए, उसकी एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जाए। आप इसको ब्रश अप ना करिए। जी सर, डेफिनेटली एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड एवरी जनरेशन हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस। मतलब हमारे माँ-बाप के ज़माने से, दादाओं के समय से बोले हम नदी नाले, पहाड़ी कूद करके, नदी क्रॉस करके स्कूल जाया करते थे। अब वो ज़माना चला गया, अब बच्चा स्कूल बस में जाता है और आपने ही मेहनत की है उसके लिए कि वो स्कूल बस में अच्छे कॉन्वेंट एजुकेशन से पढ़ के आए, राइट? अब आप उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी वाली चैलेंजेस वो फेस ऑफ कर दे और आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अपने टाइम के ऊपर, तो देखिए उसके प्रॉब्लम्स अलग है, उसके इश्यूज़ अलग है, आपके बेटे-बेटी जिनके भी है। तो बहुत बार हम पेरेंट्स के रूप में ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर उसके कारण ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो ज़रूर से सर सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। इनफैक्ट बच्चों के ऊपर जितना पीयर प्रेशर कम होगा उतना ही बच्चों की पर्सनैलिटी निखर के आएगी, वो और मेहनत करने के लिए तैयार भी होंगे। यस सर। आगे बच्चे को अगर आपने कोटा या दिल्ली भेजा है, तो उसकी प्रगति मतलब प्रोग्रेस और प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटीज़, दोनों पे ट्रैक रखना भी उतना ही ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। सर। सर डेफ़िनेटली रंगत का संगत बहुत मैटर करता है और या जहाँ आपको संगत का रंगत मैं कहूँगा, माय बैड, कि जहाँ जैसा आपका संग है उसे उस रंग में आपका बेटा-बेटी जो है वो रंग ना जाए। नॉर्मली बड़े शहरों में बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो छोटे कस्बों से निकल के आए होते हैं। उनको अपने आप को प्रूव करना होता है, नॉट इन एजुकेशन बट इन अदर स्किल्स, जो लाइफ स्किल्स को लेके है, वो चाहे एजुकेशन को लिए हो, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं। और उन सब में बच्चा जब कभी-कभी कॉम्पिटिशन के माहौल में आता है, तो पढ़ाई के अलावा बाकी सब सेक्टर्स में कम्पीट कर रहा है कि मेरे पास ये फ़ोन है, तेरे पास क्या है, मेरे पास ये ऐसे-ऐसे है, ये फ्रेंड्स ग्रुप में मैं बैठता हूँ। तो इन सब में बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो अपने हिसाब से निकल के आएगा। देखो ये कोई रोबोट जैसी टेक्निक नहीं है कि यहाँ से आपने बटन दबाया और फिर आपका बच्चा जो है वो सिविल सर्वेंट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हो गया। आपकी सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करती है, आप डेली, वीकली, मंथली उनके साथ इंटरैक्ट करते रहिए। अगर वो डीमोटिवेट फ़ील कर रहा है तो लेट पेरेंट्स बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द चाइल्ड रेदर देन हिज फ्रेंड्स अराउंड। मेरा ये पर्सनली मानना है एक टीचर के रूप में कि विद्यार्थी अपने माँ बाप से ही अपनी सुलह कर दे पहले ही कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। और एक एज के बाद पेरेंट्स के लिए भी ये कहा जाता है कि भाई आप बच्चों के दोस्त बन जाइए रेदर देन वो पेरेंटिंग वाली एबिलिटी में ना जाइए। यस सर। और ये कोटा दिल्ली में आजकल सब माहौल ऐसा हो गया है सर, ड्रग्स और क्या क्या सब गलत प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। सर ये बैडमिंटन के एक कोच हैं अरविंद बाट, इन्होंने बहुत आज कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था कि बैडमिंटन गेम में काफ़ी संपन्न परिवार के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। तो ये जितने न्यूट्रिशन डाइट कराने वाले फिजियोथेरेपिस्ट ये सब शब्द प्रयोग किया, दे टेक देम फॉर अ राइड। कि जैसे गोपीचंद सर ने सानिया नेहवाल और बाकी सबको स्टार बना दिया, तो ऐसा सपना देखा सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। तो ऐसे सपने दिखाने वाले कोचिंग में 3 साल 4 साल लोग बर्बाद कर रहे हैं अपने पैसे, अपने बच्चों का भविष्य। ऐसा मैं नहीं बोला, ये अरविंद बाट जो बैडमिंटन कोच है उन्होंने बात की। हालांकि ये जो स्पोर्ट्स में हो रहा है, सेम थिंग आई ऑल्सो सी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर्ल्ड। ये राइट। सपने बहुत दिखाए जाते हैं सेमिनार और शेरो शायरी वगैरह करके। तो एक संकल्प ये भी लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका क्या सक्सेस रेट है, टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं कि नहीं, जिसका चेहरा दिखाया जाता है क्या असल में वो लेक्चर लेता है या पूरा दिन बस पॉडकास्ट और रील ही बनाता है। फिर आप निर्णय लीजिए, ये भी एक संकल्प करने की ज़रूरत है। जी सर, डेफ़िनेटली बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से। और बहुत बार जैसे आपने ये एकेडमीज़ के अंदर भी बताया कि उसमें जो हेड होता है वो कहीं और बैठे होते हैं। वो महीने में 1 बार बच्चों को ट्रेन करने आएँगे, बाकी के 29 दिन जो असिस्टेंट और जूनियर से चलाया जाता है। तो सेम चीज़ यूपीएससी में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी होती रही है। तो पेरेंट्स के रूप में आपको इसके ऊपर तकेदारी रखनी है, ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो संस्था में पढ़ रहा है, वहाँ टीचिंग की क्वालिटी किस तरह से मैटर कर रही है, टीचर्स डेडिकेटेड है कि नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैव टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन। यस सर। तो पेरेंट्स को ये कुछ संकल्प लेने हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को भी कुछ संकल्प लेने की ज़रूरत है। सर पहला तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप इस मैदान में रणभूमि में आते हैं, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी या प्लान भी तो होना चाहिए, पर वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं कितने जीवन के अटेम्प्ट दूंगा, 3 4 5, किस दिन में बाहर निकल जाऊंगा। हारे हुए जुगारी की तरह आजीवन अटेम्प्ट देना ज़रूरी नहीं है, वरना ये सब हो जाएगा। बताइए सर। सर ये वही है ना कि हारे जुगारू बमणू रमे कि द मोर यू लूज आउट यू द मोर यू ट्राई टू रिकवर बाय डबल बेटिंग। इसमें भी यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एंट्री एग्जिट एग्जिट तो पता ही नहीं होती, एंट्री आप एबीसीडी से शुरू करते हो और यूपीएससी पे आके ही गाड़ी अटक जाती है।
तो जैसा सर ने बताया दोस्तों, आप सब लोगों को एक टाइम बाउंड एग्ज़िट स्ट्रैटेजी आपको अभी से ही क्लियर हो जानी चाहिए। प्लान बी क्लियर हो जाना चाहिए। प्लान बी भी बहुत बार सर ऐसा हो सकता है कि नहीं काम करेगा। प्लान सी तक भी आपको जाना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कंटीजेंसीज़ एंड क्रिएट द रिडंडेंसीज़ एज़ वेल, कि भई कहाँ-कहाँ मुझे ये ध्यान रखना है कि भई मैं यहाँ से निकलूँ। इनफैक्ट अटैचमेंट मत रखिए एक हद से ज़्यादा। यूपीएससी में सर ये मतलब है ना, वो एक नशे की तरह हो गया है यस सर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यार इस साल नहीं, अगले साल तो हो ही जाएगा। एक्सेप्ट इट आउट, टेक अ बैकअप एंड देन यू डिसाइड। अगर 2-3 साल के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मैं वापस आना चाहता हूँ इस गेम के अंदर, बट तब तक फिर 2 साल निकाल दिए, तो गो फॉर द बैकअप प्लान, देन यू ट्राई टू रीअपीयर। उसमें ना नहीं है, एज अटेम्प्ट का पूरा उपयोग करिए। पर ऐसा ना हो कि भई आप 21 पे आए और 32 तक अभी पीटी दे रहे हो, या मेंस के अंदर ही गोल-गोल चक्रव्यूह में घुसे पड़े। यस सर। दूसरी बड़ी एक बात सर मेरे हिसाब से डिजिटल नहीं फिजिकल नोट्स बनाओ। आजकल ये जो चलन है आईपैड पे लिख के बनाएंगे नोट्स वगैरह, उसमें स्पेल चेक, इनफाइनाइट वर्ड लिमिट होती है, अलग अलग कलर के आप पेन यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर, उसी में अटके रहते हैं। फिर असल एग्जाम में जब जवाब लिखना होता है पेन पेपर से, तो वो मैनेज ही नहीं कर पाते राइट क्योंकि सर। वहाँ ये सारी सुविधा नहीं होती। तो डिजिटल नहीं फिजिकल नोट्स बनाइए, खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, एथिक्स के लिए, सी सेट के लिए, और जनरल स्टडीज़ के मेंस के जो चुनिंदा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन पर तो आप फिजिकल नोट्स बिल्कुल बनाइए। सर डेफिनेटली दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। मतलब आप देखिए, मुख्य परीक्षा के अंदर 3 पेपर, मतलब 4 पेपर जीएस के, 1 ऐसे, 2 ऑप्शनल, फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप लैंग्वेज का भी इंक्लूड कर दो। तो इतने सारे पेपर आपको लिख के ही मतलब तैयार करना है, और यूपीएससी उसी के ऊपर आपको मार्क्स देगा। तो राइटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, और नोट्स से ही आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव भी होगी। तो डेफिनेटली सर ने कहा है नोट्स बनाओ, उसको कट टू साइज़ करके बनाओ, जैसे भी बनाना हो, और लिख के बनाओ सर। बहुत ही अच्छी मतलब ये रेजोल्यूशन रिज़ॉल्यूशन होना है। चाहिए। यस सर। नेक्स्ट इज पूरी दुनिया को दोष देना बंद करो। आपने एग्जाम दिया, आप फेल हुए, स्वीकार करो, उसका असेसमेंट करो। एक एक्सेल फाइल बना के 1 से 100 सवाल पूछे थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, इजी मीडियम टफ था, कौन से बुक से पूछा गया, मेरे पास वो बुक था कि नहीं, और उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर में मुझे क्या रेक्टिफिकेशन यानी सुधार करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। शेरो शायरी, चिकनी चुपड़ी बातें, हर सड़क चलते पे अपना रॉबिनहुड ढूंढने बैठे, इससे आपका कोई कल्याण होना नहीं है। मैं आपको अगर प्रैक्टिकल टिप्स दूं, अगर जब आप 1 से 100 प्रश्नों का ऐसे एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स है, पहला, एनसीईआरटी क्लास 11-12 की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताबें आपको कंठस्थ करनी होगी, रट्टा मारना होगा, छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की 11-12 की किताबें हैं, उसमें जितना आप पढ़ सके, याद रख सके, उसमें से भी 2-3 सवाल हर साल आ रहे हैं एनवायरमेंट, फ्लोरा, फोना, पशु पक्षियों के बारे में। तीसरा, इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज, उसकी वेबसाइट पे आप जाओ और उसका जो लॉ या पॉलिटी वाला सेगमेंट है उसको आप पढ़िए 1-2 साल के लिए। उसमें से भी बहुत प्रश्न आए हैं। जैसे पिछली लोकसभा में महुआ मोइत्रा को डिस्क्वालीफाई किया यस, एथिक्स एग्ज़ैक्टली। कमेटी ने, उसका ऐसा प्रश्न था जो लक्ष्मीकांत की किताब में 4 लाइनें ही हैं, पर उन्होंने जो चीज़ पूछी उसके लिए वो पूरा आर्टिकल पढ़ के जाना पड़े। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ उस वक्त, ये राइट टू पैरोल, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, ये सब प्रश्न आए थे, वो भी उधर से पूछे गए थे। तो ये चीज़ भी आप पढ़िए। बियॉन्ड लक्ष्मीकांत भी आपको कुछ जवाब तो टिक करने होंगे, कट ऑफ की रेस में दूसरों से आगे निकलना है। और चौथा, ये जो सरकार की इंडिया ईयरबुक आती है उसमें से भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। हालांकि किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अनअकैडमी से आप फ्री में इसकी समरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले। तो सर ये जो एक्सेल असेसमेंट नहीं करते लोग और फिर हर रात चलते में अपना रॉबिनहुड ढूंढने क्यों बैठते हैं? सर प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को इंट्रोस्पेक्ट करना पसंद नहीं आता। मतलब कोई अपने गिरबान में जाके थोड़ी देखेगा कि मेरी ये कमियां है। तो ये करने की आवश्यकता है एक रिजोल्यूशन के रूप में। एक्सेल असेसमेंट, सोर्स मैपिंग के पॉइंट ऑफ से, कि जैसे पॉलिटी में मेरे कौन से एरिया से गलत जा रहे हैं, पार्लियामेंट से गलत गए हैं, राइट से गलत गए, या जुडिशरी के पॉइंट ऑफ से जा रहे हैं, एनवायरनमेंट में कहाँ करंट सेंट्रिक जा रहे हैं, स्टैटिक एरिया से। तो ये जब तक बच्चे खुद को मतलब है ना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे खुद की कमियों को, तो फिर आप एग्ज़ाम तो क्या दुनिया से कैसे जीत पाओगे? तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क टू एनरिच योरसेल्फ। तो आप अभी जो स्टेज में हो, उसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से कंटेंट को एनरिच करना है, तो ऐसे ही हो पाएगा। तो देयर इज़ आई वोंट से कि भई इसके अंदर बहुत बड़ा आपको रॉकेट साइंस लगाना है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी बैकवर्ड लिंकेजेस को ढूँढ के, कि भई कहाँ-कहाँ कमियाँ रह गई। यस सर। नाउ लास्टली वी मूव टू पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बाद टीचर्स को भी नए साल के संकल्प करने चाहिए। जी सर। सर वैसे 2025 के नए संकल्प से पहले थोड़ा 2024 ईयर इन रिव्यू देख लेते हैं, और उसमें भी प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट में क्या अच्छा बुरा हुआ उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँ, आप भी अपने अनुभव शेयर करें हमारे साथ। जी सर। एक तो पर्सनल फ्रंट पे मुझे चैलेंज आई, सितंबर में चिकनगुनिया हो गया, जबकि मैंने सोचा था उस वक्त मेंस एग्जाम है, उसका मैं बहुत अच्छा कंटेंट और वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, कुछ वर्क कर नहीं पाया। और ये ऐसा रोग है, ये कह के नहीं आता, कभी भी आ जाता है, और रोग खत्म होने के बाद भी ये सब जोड़ों में ऐसा दर्द रहता है कि काम आपकी एफिशिएंसी चली जाती है। और ऐसा
मई जून के महीने में भी हो सकता है, प्रीलिम एग्ज़ाम से पहले ही लोगों को डेंगू, कॉलेरा, टाइफाइड ये सब हो सकता है। तो उस वक़्त मतलब डिप्रेशन में नहीं आना है, कोई एक एग्ज़ाम ये मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं हो सकता है। बट यू हैव टू बी रेडी फॉर सच नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। दूसरा सर, ये अक्टूबर में मेरे अभी मैं 39 ईयर्स में आया, धीरे-धीरे लगता है कि नाउ एज इज़ कैचिंग अप, कि पहले जैसी जो फुर्ती रहे, घंटों तक हम कुछ काम करते रहें और फिर भी अपने जोड़े दर्द नहीं करें या सीढ़ियाँ हम चढ़ सकें, नाउ आई एम फीलिंग दैट। तो मेरा तो सभी टीचर से ये अनुरोध है कि आप हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें। खुद की मैं आपको प्रोग्रेस बताऊं, आई एम हैव टू शेयर कि मैंने 800 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाई है 2024 में। आप कहे इतना तो कोई कैसे चला सकता है? असल में रोज़ के मैं 2-3-1 किलोमीटर चलाते रहता हूँ, पर कंटिन्यूसली चलाता हूँ। तो मैंने ये टोटल सम ऑफ द मंथ्स किया, 800 किलोमीटर की साइकिलिंग हुई है। स्मॉल स्मॉल हैबिट, उससे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आपके शरीर में इम्यूनिटी बना रहता है। साइकिलिंग का एक फ़ायदा मुझे ये भी दिखता है सर कि बाहर का सनलाइट, विटामिन डी मिले, आप साफ हवा ले पाएँ अगर दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आई फील दैट हेल्प्स। लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है और कसरत बढ़ाने की ज़रूरत है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। और मैं तो अपने से ज़्यादा बड़ा आदर्श मानूँ सुदर्शन सर को, कि जिन्होंने डेडिकेटेड तरीके से अपना वेट लॉस की पूरी एक रिजीम बनाई है, रोज़ वो कसरत करते हैं। तो वर्कलोड इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ टू अवॉइड एक्सरसाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये मेरा सभी टीचर से अनुरोध है। दूसरा सर, क्या नेगेटिव बात से अब पॉजिटिव में आए, 2024 पॉजिटिव फ्रंट ये कि 2023 एग्ज़ाम साइकिल के जो टॉपर्स थे अनअकैडमी के क्लासरूम मतलब ऑनलाइन प्लस प्रोग्राम से 70 से ज़्यादा टॉपर्स सिलेक्ट हुए, और इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले भी जोड़े तो 300 से ज़्यादा अपना सिलेक्शन है। और इसका हमने एक भव्य कार्यक्रम किया था अनअकैडमी मंजिल, जिसका वीडियो भी आप इस यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल चैनल पर देख सकते हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़ा और अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आने वाला है। और सर, दिल्ली के जो बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, आराम से अगर उनका न्यूज़ ऐड पढ़ा जाए तो क्लासरूम से कितने सिलेक्ट हुए, वो नहीं हमारे के मुकाबले बहुत प्रोपोर्शनेटली वो लोग पीछे हैं। यार एकेडमी ही दिखाता है यहाँ पर टीचर्स कितने सिंसियरली काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कैसे सिंसियर विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी आते हैं जिन्हें विश्वास है हमारी इस अनअकैडमी पर। और सर, कुछ मैं आपको पॉजिटिव बताऊं कि दिल बाग बाग हो जाए आपका। आप जानते हैं 2024 में 2 बजट आए, चुनाव से पहले इंटरिम बजट, जी। चुनाव के बाद जनरल बजट। फिर भी मुझे मतलब बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। कष्ट इसलिए नहीं हुआ, बजट में कुछ था ही नहीं कि जिसके ज़्यादा नोट्स बनाने पड़े। तो एग्ज़ाम वर्दी माल कम था। तो बस अब प्रार्थना मेरी तो ये है कि अगले साल भी ऐसा ही आसान सा बजट आए, 2-4 टैक्स में थोड़ा-थोड़ा चेंज हो, लेकिन नोट्स बहुत अपडेट नहीं करने पड़े। हालाँकि एक जगह में अभी थोड़ी कष्ट आ गई, जो पुराने गवर्नर थे शक्तिकांता दास, उनका उनकी फ़ोटो जगह जी नए आए हैं संजय मल्होत्रा। तो अब मुझे अलग-अलग जगह ग्राफ़िक्स को अपडेट करना पड़ेगा, जहाँ-जहाँ पावर पॉइंट हैंडआउट में मैंने वो फ़ोटो लगाया था। तो ये एक थोड़ी चुनौती है, बट नॉट अ बिग चैलेंज। नेगेटिव चैलेंज मुझे थोड़ी ये दिखती है सर, इस बार आपको याद हो सीडीएस और सीएपीएफ 2024 के दोनों जो पेपर थे, ऐसा जटिल-जटिल, बारीक-बारीक पूछना चालू किया है। अगर यही ट्रेंड अगले आईएएस प्रीलिम एग्ज़ाम में आया, तो फिर थोड़ी चुनौती ऐसा मुझे लगता है। खैर सर, इन पेपर्स में हिस्ट्री में आपको क्या रुख दिखा? सर बहुत ही टफ था और बहुत ही फैक्चुअल था। बहुत बार ऑप्शंस भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। नॉर्मली सीएसई में, सिविल सर्विसेज में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, बट यूपीएससी हिंट तो दे ही रहा है कि मैं यहाँ पे भी पूछ सकता हूँ। इनफैक्ट इन एग्ज़ाम्स के लिए कहा जाता है कि कम तैयारी करनी है। कंपैरेटिवली सीएसई के लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं लोग, 1-1, 2-2 साल। वहाँ अगर जो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और सीडीएस, सीएपीएफ में जो एक लेवल डाउन पूछ के इतना टफ और ट्विस्टेड पूछा जा रहा है, तो यूपीएससी में तो ज़रूर से वो पूछ तो सकता ही है। मतलब स्काई इज़ द लिमिट वाली कहानी है सर। असल में सर, जो क्योंकि मैं और आप एक दशक से इन प्रश्नों को देख रहे हैं, जो स्वाद आता है प्रश्न देख के, अब ऐसा लगता है कि वो प्रोफ़ेसर ही चेंज हो गए हैं, नए राइट। कुछ प्रोफ़ेसर्स आए हैं, वो नए जात के सवाल बना रहे हैं। चाहे इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, हर जगह। तो थॉट प्रोसेस पूरा बदल गया है कि यस सर। पूछना क्या चाहते थे, जो ऑब्जेक्टिव था, वो अब मुझे लग रहा है कि दे हैव चेंज्ड इट आउट। दूसरी एक पॉजिटिव बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हो गया वापस प्रेसिडेंट। आपका इसमें तुम किस बात की खुशी है? आपको याद हो कि जब ये पिछली बार प्रेसिडेंट थे, तो इनसे इंडियन इकोनॉमी को क्या खतरा, क्या चैलेंजेस है, ये सब मुझे नोट्स बनाने पड़े थे, खासकर मेंस एग्जाम के लिए स्लाइड्स बनाने पड़े थे। अब वापस आए तो फ़ायदा क्या है, बीच में मैंने वो स्लाइड्स हाइड कर दिए थे। अब मुझे अनहाइड करना है, फिर से वो पढ़ा देना है। और हैंडआउट में मैं क्या वर्जन कॉपी रखता हूँ, पुरानी बैच का, नई बैच का। तो राइट, पुराने जो है वर्जन, उसमें से वो पैराग्राफ कॉपी पेस्ट वापस करने हैं। राइट। तो यहाँ पर मेरी मेहनत बच गई है। दूसरी एक सर मैं चैलेंज देखता हूँ, यूट्यूब का गेम अब अप हो रहा है। हर एक यूट्यूबर अपने पूरे स्टूडियो साजो सामान में बढ़ोतरी कर रहा है। इवन लाइक फिल्म क्रिटिक के आर के, हम ऐसा मान के चले ये 50-60
साल की उम्र के व्यक्ति तो वो नहीं इतना इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो भी बता रहे थे आजकल नया कैमरा लिया 5 लाख का और आप इमेज क्वालिटी में फ़र्क देख सकते फ़र्क हैं। पहले ओवर एक्सपोज़ था, अब मतलब एकदम नेचुरल कलर दिखता है, फ़ोटो की शार्पनेस भी बढ़ी। ये तो ख़ैर आपने छोटा स्क्रीनशॉट लिया है इसलिए दिख रहा है। राइट माय सर, पॉइंट इज़ कि हर एक यूट्यूबर गेम अप कर रहा है। इससे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि वो ऐसे वीडियो को ज़्यादा कंटेंट को पुश करता है कि ये प्रोफ़ेशनल स्टूडियोज़ हैं। तो बाकी अब आप ये सोचिए कि मैं अपने ये छोटे से वेबकैम से खुश हूँ वगैरह। एट सम पॉइंट दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट चैलेंज एक्चुअली। यूट्यूब में भी सर नई-नई स्किल्स वो सीखना ज़रूरी हो गया है, चाहे साउंड एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, स्टूडियो का पूरा तामझाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स, कैनवा, ये सब स्किल भी आजकल बनाने की ज़रूरत है। हर दिन मैं इसमें कुछ नया सीख रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगले ये 2025 का मेरा जो रेज़ोल्यूशन है और भी ये हैं हेल्थ फिटनेस वगैरह, पर ये मेरा एक बड़ा रेज़ोल्यूशन है कि यूट्यूब की जो मेरी स्किल्स हैं, इसको मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो सर मेरी तरफ से तो ये टीचर्स के रेज़ोल्यूशन क्या होने चाहिए कि हमारे पढ़ाने से और टॉपर्स को सफलता मिले, यूट्यूब का स्किल सेट बढ़ाना है, कैनवा मतलब ये पावर पॉइंट वाला स्किल सेट बढ़ाना है, कंटेंट को अपडेट करना है। सर टीचर के रूप में आपके क्या रेज़ोल्यूशन रहेंगे 2025 के? सर एक लाइन के ऊपर कंक्लूड करूँ तो आई वांट टू एनरिच इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, हुँ, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की मैं और कोशिश करूँगा। मेरे अंदर जो त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा सो दैट आई कैन बी यूज़फुल एज़ अ टीचर टू माय स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो एज़ एन इंडिविजुअल। मेरी खुद की भी मैं कहूँगा कि मुझे एक कंटेंट रहे कि नहीं, मैंने कुछ नया किया है लाइफ के अंदर, वो चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मैं कुछ-कुछ चीज़ों में मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने बड़े-बड़े रिज़ॉल्यूशंस पहले लेता था, अब तो ख़ैर मैं रिज़ॉल्यूशन लेना ही छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब रिज़ॉल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन एज़ एन इंडिविजुअल, तो हो गया है मेरे से। तो मैं उसको नए तरह से ना लेते हुए पुरानी चीज़ों को ही मैं रिवाइज़ करूँगा और फिर ये ध्यान रखूँगा कि एक व्यक्ति के रूप में कुछ अच्छा करूँ, अच्छा कार्य करूँ, समाज के लिए उपयोग हो, मेरे लिए हो, बच्चों के बिल्कुल पर्पज़ सर में। और 2026 में हम वापस ये वीडियो बनाएँगे। जी सर। वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल टू दिस कि आपने ऐसे क्या-क्या काम किए। यस सर, डेफ़िनेटली, और उस टाइम पे शायद मैं शेयर करने की कंडीशन पे रहूँगा जहाँ मुझे लगता होगा कि नहीं, मैं कुछ चीज़ें लेके बैठा था, उसको मैं अचीव कर रहा हूँ, ये रिज़ॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी मित्रों चैनल से जुड़े रहें, आने वाले दिनों में प्रीलिम जैसे-जैसे करीब आएगी, हम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन फ्रेंडली वीडियोज़ बनाते रहेंगे। कुछ भी मिस नहीं हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स लेट्स क्रैक क्रैक इट। इट। बस तो मित्रों 2025 के इस नए वर्ष में आप सबको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलती रहे। ऐसी ही पूरी टीम अनअकैडमी की तरफ से आपको शुभकामनाएँ। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके साथ है और यूपीएससी में तो विथ 60% ऑफ, विथ अश्योर्ड ऑफर आप इसे जॉइन कर सकते हैं। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।